हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 08 डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 07 डिस्कस किया था और जैसा कि आज आप देख रहे हैं एसटी नंबर 08 और जीएस के टोटल 25 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन हैं और एक सही है, 3 गलत हैं और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा आइए हम देखेंगे। तो मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर बोर्ड पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कंट्रीब्यूट टू बायो मैग्निफिकेशन प्रॉब्लम इन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारिस्थितिकी तंत्र में जैव आवर्धन समस्या में योगदान करती है। आइए देखें, इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है, मरकरी है। क्या है, मरकरी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी धातु है, कौन सी धातु धातु पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव आवर्धन समस्या उत्पन्न करती है। अब क्वेश्चन है बायो मैग्निफिकेशन। अगर बायो मैग्निफिकेशन की बात करें तो आपको बताना है ऐसी कौन सी धातु है जो पारिस्थितिकी तंत्र में जैव आवर्धन समस्या लाती है। तो जैव आवर्धन समस्या लाने वाली जो धातु है वो क्या है बच्चों, मरकरी है। मरकरी, जिसे हम Hg कहते हैं, इसे पारा भी कहा जाता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो होता है 80। अब होता क्या है कि अगर मरकरी हमारे एटमॉस्फेरिक नेचर में आ जाती है तो वो एटमॉस्फेरिक कंटेंट को क्या करती है, दूषित करती है, उनमें एक आवर्धन की समस्या उत्पन्न करती है। इसलिए आवर्धन, कहीं मैग्निफिकेशन प्रॉब्लम्स हो तो मैग्निफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे मरकरी है। क्रोमियम, लेड, कॉपर नहीं है। हाँ, अगर कभी वाटर वगैरह की कंटेंट की बात की जाए तो वाटर के लिए आप दूषण के लिए लेड लगा सकते हैं, लेकिन मरकरी जो है पारिस्थितिकी तंत्र की आवर्धन समस्याओं के लिए करेक्ट होता है। तो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी है। जो बच्चे सी के साथ गए उन सभी का एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीमेंट इंडस्ट्री इज नॉट सिचुएटेड इन विच प्लेस। सीमेंट उद्योग किस स्थान पर स्थित नहीं है। देखिए, सीमेंट अगर हम बात करें बच्चे तो सीमेंट का स्थान जो है चुर्क भी है, डला भी है, कजराहट भी है, लेकिन गाजीपुर में नहीं है। गाजीपुर में नहीं है बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गाजी। तो गाजीपुर जो है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और ये बच्चे पूर्वांचल का जिला है। कहाँ का, पूर्वांचल का जिला है। इसे वाराणसी की बहन के नाम से जाना जाता है। आपको गाजीपुर के लिए अगर कहें तो गाजीपुर वो शहर है जहाँ पे गोमती नदी गंगा से मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, गाजीपुर। चुर्क, डला और कजराहट ये तीनों सीमेंट उद्योग के कारखाने यहाँ प्रसिद्ध हैं। सीमेंट उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। सीमेंट उत्पादन के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सीमेंट वाला उत्पादन बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चे। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम की एक सक्रिय साइट है। जैसा कि आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर है होल्ड्स अ सब्ट्रैक्ट ड्यूरिंग रिएक्शन। पहले एंजाइम होता क्या है ये समझें, क्योंकि करेक्ट आंसर आपको बी दिख रहा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है पहले वो समझे बच्चे।
देखिए अगर हम बात करते हैं सिंपल कि एंजाइम एंजाइम क्या है? एंजाइम एक तरल द्रव अवस्था होती है जो भोजन पाचन में सहायक होता है, जो भोजन पाचन में सहायक होता है। एक पॉइंट। अच्छा, अब एक और बात समझें। एंजाइम, जो कि यहाँ क्या लिखा है कि एंजाइम एक सक्रिय साइट है, होल्ड्स अ सब्सट्रेट ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जब होता क्या है कि जब एंजाइम किसी क्रिया को या प्रक्रिया को संपादित करता है तो क्या हो जाता है? वो सक्रियता के गुण को दर्शाता है, सक्रियता के गुण को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक टालिन एंजाइम है, जब हम रोटी चबाते हैं तो हमको मीठी लगती है, तो स्टार्च को मड में कन्वर्ट करता है टालिन एंजाइम। जैसे क्या होता है देखें, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा? मड में कन्वर्ट हो रहा। किस एंजाइम से? टाइलिन एंजाइम से। तो ये एक सक्रियता का गुण है। क्या है? एक सक्रियता का गुण है। तो सब्ट्रैक्ट ड्यूरेशन का रिएक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। जो भी बच्चे हमारे बी ऑप्शन के साथ में जा रहे हैं या जिन्होंने बी ऑप्शन करेक्ट कहा है, उन सभी का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। अब बच्चे हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टू ऑपरेट अ टीवी सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट द्वारा निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? माने अगर यहाँ एक प्रकार की टीवी रखी हो मान लीजिए, और यहाँ किसी रिमोट से इसको ऑपरेट किया जा रहा हो, रिमोट से, और ये रखी है टेलीविज़न, तो यहाँ से यहाँ जो लाइट जाती है या जो रेडिएशन जाता है जिस पे टीवी क्या करता है? फंक्शन करता है, वो क्या है? अब क्या है वो लाइट वेव है, साउंड वेव है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है? क्या है करेक्ट? भाई सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ में क्या है? सॉरी माफ कीजिएगा, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है लाइट वेव क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। माफ करिएगा, ये रेडियो नहीं, ये लाइट वेव जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है बच्चे? इसका लाइट वेव होता है। ठीक है ना, ये लाइट वेव इसका जो है बिल्कुल वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज जल विद्युत शक्ति एक। अब जल विद्युत शक्ति क्या है? एक रेनवल नेचुरल रिसोर्स है, अ मिक्सचर ऑफ अ रेनवल नॉन रेनवल है, नॉन रेनवल है, नाइदर ए नॉर बी। ये ऊर्जा, ये कैसे हैं? प्राकृतिक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, यह नवीनीकरण और अनवीनीकरण दोनों का मिश्रण है, यह अनवीनीकरण है, ना तो ए है ना बी है। क्या करेक्ट है ये बताना है। सो जल विद्युत परियोजना के लिए जो करेक्ट है वो क्या है? नवीनीकरण प्राकृतिक सोर्स है, हम इसको नवीनीकरण प्राकृतिक स्रोत करेंगे। होता क्या है? जल विद्युत शक्ति हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जैसे होता क्या है? जब नदियों पर हम क्या देखते हैं, नदी पर जब कभी क्या हो कि नदी पर अगर कोई बांध बनाया जाता है, नदी पर मान लीजिए कोई बांध बनाया जाता है, तो उस बांध से पानी का हिस्सा बाहर आता है। मतलब पानी को क्या करते हैं? एक हिसाब से हम बैरिकेड करते हैं, पानी की गति को क्या करते हैं? बैरिकेड करते हैं। और यहाँ टरबाइन के माध्यम से जब इसका जल नीचे गिरता है तो यहाँ से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी को बड़े बड़े
मेगावाट में या ग्रिड पैनल में क्या करते हैं हम लोग, कलेक्ट करते हैं, और इस प्रकार की प्रोसेस विधि कहलाती है इलेक्ट्रिक पावर। तो ये क्या है, एक रेन्यूएबल सोर्स ऑफ जो है नेचुरल हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ए वाला जो बिल्कुल सही आंसर है। बच्चे अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द बंगाल व्हेन बंगाल डिवाइडेड। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल के वामपंथी राज्यपाल कौन थे। अब ये इस तरह का क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसमें बच्चों को दिमाग में अलग अलग चीज़ें समझ में आती हैं। भाई बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसमें बंगाल के दो हिस्से बन गए, एक पूर्वी बंगाल था, एक पश्चिम बंगाल था। पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बन गया, और जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बन गया। अब जो पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बन गया उसमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, उसमें हिंदू समुदाय के ज़्यादातर लोग थे। ठीक है, अब 19 जुलाई 1905 को ये डिक्लेरेशन हुआ, और ये कह दे 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हो गया। तो आइए थोड़ा सा हम इस विचार पे समझते हैं। अगर हम बात करते हैं बंगाल पार्टीशन की, तो बंगाल पार्टीशन डिक्लेरेशन कब हुआ, डिक्लेरेशन कब हुआ, डिक्लेरेशन हुआ 19 जुलाई 1905 को, और बंगाल एक्चुअल में डिवाइड कब हुआ, डिवाइडेड कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, ऐसे। अब ये चीज़ें हुई। अब बंगाल के दो हिस्से बने, आपने देखे, एक हिस्सा बना ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, और एक हिस्सा बन गया वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में ज़्यादातर भी मतलब उस समय मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी, और इसकी जो कैपिटल थी वो ढाका बना दी गई, और वेस्ट बंगाल हिंदू रिलीजन थे, और यहाँ की जो कैपिटल है वो कोलकाता बना दी गई। ठीक, ऐसे करके, ऐसे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ इन सब के पीछे जो उस समय नेतृत्व करने वाले थे लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। अच्छा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो थे वो अगर मैं कहूँ लॉर्ड कर्जन के बारे में, अगर मैं कहूँ बच्चों, लॉर्ड कर्जन एज अ गवर्नर थे, गवर्नर थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन का पद उस समय गवर्नर का नहीं बल्कि वायसराय का था, क्योंकि 1858 से हमारे भारत में वायसराय बन रहे हैं, जब वही ब्रिटिश, और मतलब ये कह दें कि 1857 क्रांति उसके बाद से। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर हम बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल के तौर पे उस समय फ्रेजर साहब थे। क्या थे बच्चे, लॉर्ड फ्रेजर थे। अच्छा, रीडिंग जो थे, रीडिंग का समय 1921 से 1926 का रहा है। हॉर्डिंग साहब का समय 1911 से लेके 1916 का रहा है। नन ऑफ में कोई है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होना चाहिए बच्चे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, उपराज्यपाल जो थे, जिनको मतलब बंगाल के विभाजन के दौरान कर्जन के अध्यक्षता में बनाया गया था उपराज्यपाल, ठीक है, आप उनको वामपंथी राज्यपाल कह सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो वो थे लॉर्ड फ्रेजर साहब। सो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो फ्रेजर आ जाएगा। फ्रेजर जो बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक बिकेम अ स्लो इन समर बिकॉज। गर्मियों में घड़ियों का पेंडुलम धीमा हो जाता है क्योंकि द लेंथ पेंडुलम इज इंक्रीज। हाँ, पहला सही है। समर इन डे ऑफ अ समर इज लार्ज, गर्मी के दिन लंबे होते हैं। एज अ फ्रिक्शन ऑफ अ क्वाइल, क्वाइल में फ्रिक्शन होता है, एक घूम मतलब गोल आकृति में घूमती है। द वेट ऑफ द पेंडुलम चेंज, उसका भार जो है पेंडुलम को घटता या बढ़ता है। सो ऐसा कुछ नहीं बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर है द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इंक्रीज। ठीक है, होता क्या है गर्मियों में, इन समर लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज, लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज,
पेंडुलम का जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, मतलब पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। सो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला जो है बच्चे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, विच नोबल गैस इज नॉट अ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कौन सी नोबल गैस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है। तो जैसा कि देख रहे हैं, रेडॉन है, आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है। सो बच्चे इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। आइए हम इसको समझें। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में अगर मैं कहूँ बच्चों, सबसे लास्ट वाले हिस्से में अगर देखें, इस तरह करके आप टेबल चाहे तो पूरा बना सकते हो। यहाँ आपको 2 सेल मिलेंगे, यहाँ 10 मिलेंगे, यहाँ 6 मिलेंगे। तो मैं सबसे लास्ट वाली बात करता हूँ, ये जो आपका सबसे लास्ट वाला हिस्सा रहता है, मान लीजिए इस तरह से, तो ये इसे कहा जाता है 18 ग्रुप। अब 18 ग्रुप के जो कंटेंट हैं उन्हें कहा जाता है नोबल गैस। दरअसल ऐसा होता है कि नोबल गैसेस जो होती हैं, इनके एटमॉस्फेरिक जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी जो होती है वो कंप्लीट होती है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसिंग कंप्लीट होती है तो ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। तो जब ये क्रिया नहीं करते हैं तो ये सक्रिय रहते हैं, मतलब ये निष्क्रिय रहते हैं। और एटमॉस्फेयर में अगर ये विद्यमान भी हैं तो भी इनसे कोई विशेष मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नोबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में रहता ही नहीं है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, रेडॉन गैस। ठीक है, वैसे कौन कौन से होते हैं अगर आपको क्रम जानना है तो आप लिख सकते हो साहब, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, एक्सॉन, ये सारे तत्व जो हैं ये सारी नोबल गैसेस हैं। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसी क्या रहती है, लगभग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसी कंप्लीट रहती है ये। अच्छा, अब मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में वहां से ना आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, इस स्लैब्स को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हीलियम जो है बलून्स में भरी जाती है। कभी आ जाए कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो बच्चों गुब्बारों में हीलियम गैस। अच्छा, एक बात और समझिएगा, हीलियम तो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, वैसे हीलियम गैस भरी जाती है। लोग हाइड्रोजन भी भर सकते हैं उसमें गुब्बारे में, लेकिन हाइड्रोजन जो है एक प्रकार की दूषित गैस हो जाती है, फिर जान लीजिएगा। अच्छा, आर्गन गैस क्या है, आर्गन वो गैस है बच्चों, जब कभी भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक, तो भूकंप के दौरान आर्गन गैस पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलती है। अर्थक्वेक में आर्गन गैस ही निकल के आती है, कभी कभी माना जाता है इसको ऐसे। तो ये है। अच्छा, नियॉन है, इनके भी सेल क्या हैं, इनके भी जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट हैं। जैसे अगर आप करना क्रम में रखना चाहो इनको ना, तो आप इसको ऐसे रख भी सकते हो, जैसे कैसे 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है। अब इसमें 32 जोड़ लो तो आपका 86 है। तो इस तरीके के इनके एटॉमिक नंबर हो जाते हैं। आपके LMN सीरीज वाले रूल को फॉलो करके इनकी एटॉमिक वैलेंसी आप ऐसे निकाल सकते हो या बता सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी आप सबके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है द केमिकल यूज फॉर द कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर। प्रशीतन को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड या अमोनिया। देखो भाई, प्रशीतन का मतलब ये होता है रेफ्रिजरेशन। भाई सिंपल कहते हैं, घर में फ्रीज होती है ना, फ्रीज, FREEZ, फ्रीज। तो फ्रिज को ठंडा करने के लिए क्या होता है। वैसे बच्चे अगर फ्रिज की बात करें हम लोग, तो फ्रिज में होता है अमोनिया के कंटेंट। क्या होते हैं, अमोनिया के कंटेंट ऐसे। चलिए एक बार समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं फ्रीज की, तो फ्रीज में जो कूलिंग करता है, माने जो कूल करता है, ठंडा करता है, कूलिंग जो है, कूलिंग करने के लिए अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया होता है। एक पॉइंट तो ये याद रखें, पहला पॉइंट। अब देखो सेकंड पॉइंट पे हम क्या समझते हैं। सेकंड पॉइंट पे हम ये समझ रहे हैं बच्चे, क्या
जब फ्रिज चलती है तो उसके पीछे से आप देखते हैं गर्म टाइप की हवा निकलती है, तो वहाँ CFC, HFC, यह कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस एक्सक्रिएट या इनका एक्सक्रिएशन होता है, माने ये गैसें उत्सर्जित होती हैं कब, जब रेफ्रिजरेटर चलता है और उसके पीछे गर्म जैसी हवा आती है, और उसको ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए अमोनिया जो है शीतलक के रूप में या प्रशीतन के रूप में कार्य करता है। सो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ये है। अमोनियम क्लोराइड वगैरह नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है तो ये तो ठंडा कर ही नहीं सकती, संभव है इसमें, ठीक है। सो ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर था। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए हैं। मित्रों, अब अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब लिंक ड्यू टू, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को अवशोषित करता है, प्रेजेंस ऑफ अ सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज फाइबर नहीं है, प्रेजेंस ऑफ अ फिनोमिना ऑफ अ कैपिलरी, हाँ एक होता है, हिंदी में कहा जाता है कि केशकत्व के अवधारणा के उपस्थिति के आधार पर अगर कहें तो ये कहना उचित होगा। प्रेजेंस ऑफ अ स्पॉन्जी सेल नहीं, प्रेजेंस ऑफ अ एरियल पोर्स नहीं। सो बच्चों बी वाला जो है इसमें उचित है, करेक्ट है। जो बच्चे बी कहेंगे, भाई देखो कभी भी अगर इंक की बात आती है, इंक मतलब हम ऐसे हिंदी में कहें माने स्याही की अगर मान लीजिए बात आती है स्याही में, तो स्याही में जो ब्लॉटिंग होता है, ब्लॉटिंग, स्याही में जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसके ऊपर, ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर केशकत्व की धारणा होती है, केशकत्व की अवधारणा होती है। क्या होती है? केशकत्व की अवधारणा होती है, केशकत्व की अवधारणा होती है इसके ऊपर। सो ये ब्लॉटिंग पेपर के लिए क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो बच्चे केशकत्व, तो आपने भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में इसको पढ़ा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? The tritium of radioactive isotopes of hydrogen which emit, ट्रिटियम हाइड्रोजन एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, कौन उत्सर्जित करता है? देखिए कभी भी ट्रिटियम हाइड्रोजन आता है तो इसके लिए सीधे आप आंख मूंद के बीटा पार्टिकल सेल्स को लगा सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है बच्चे। सो बीटा पार्टिकल सेल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा हाइड्रोजन एक रेडियोधर्मी आइसोटॉप है। हाइड्रोजन की जैसे समस्थानिक पढ़ें तो हाइड्रोनियम, ट्राइटेनियम, सेंशियम ऐसे करके होते हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3 करके, और इनके जो कंटेंट्स होते हैं वो बीटा पार्टिकल सेल से जो है क्या होते हैं, एमिट होते हैं या उत्सर्जित होते हैं। सो ट्रिटियम टाइप का जो हाइड्रोजन का सेल है वो कहाँ से निकलता है? बीटा पार्टिकल सेल। सो बीटा पार्टिकल सेल जो है वो करेक्ट है। अल्फा गामा न्यूट्रॉन जो है बच्चे नहीं है, सो वो क्या है? रॉन्ग है। अच्छा, अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, किशन गंगा परियोजना, क्योंकि किशन गंगा जो परियोजना है ये जम्मू और कश्मीर रीजन में है, मतलब जम्मू और कश्मीर में है, झेलम नदी के पास में है ये, ठीक है। सो ये पूछा गया है इसका लोकेशन क्या है, तो इसका लोकेशन जो है वो क्या है? नॉर्थ या उत्तरी जो है कश्मीर के क्षेत्र में है ये। आप इसको इस तरह से अगर मान लीजिए ड्रॉ करते हैं बच्चों, ऐसे करके कुछ मान लीजिए ऐसा, ऐसे, तो अब अगर इस तरीके से इसको आप डिवाइड करो तो ये हिस्सा आता है नॉर्थ का, ये हिस्सा आता है साउथ का, ये हिस्सा ईस्ट का, ये हिस्सा वेस्ट का। अब आप यहाँ देखते क्या है, ये जो है POK का हिस्सा है सॉरी ये जो है अक्सई चाइना का हिस्सा है। तो यहाँ पे चाइना कंट्री को का टच मिलता है, और यहाँ पे एक पवित्र देश पाकिस्तान का हिस्सा है। और अगर मैं कहूँ तो ये परियोजना कहीं करीब आपको यहाँ इस जगह पर मिलेगी, इस जगह पर। सो ये कुछ उत्तरी कश्मीर का हिस्सा जो है वो टच करता है, किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना, ये इस तरीके से रहता है। सो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे हैं।
कुछ इस तरह से ये रहता है बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट, वाटर मैनेजमेंट कैन सक्सेसफुली प्रिवेंट, जल प्रबंधन सफलतापूर्वक को रोका जा सकता है। भाई देखिए, अगर जल प्रबंधन होगा तो क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात देखिए, अगर हम जल वाटर मैनेजमेंट कर पाते हैं, मतलब वाटर को अगर हम मैनेज कर पा रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट, तो वाटर मैनेजमेंट अगर है तो भाई सबसे बड़ी बात है कि फ्लड इन प्लेन, हाँ इसमें मैदान में भाई बाढ़ नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, सही बात है। लूज ऑफ हाइड्रो एनर्जी, नहीं ये तो हम नहीं करेंगे भाई, ये तो गलत है। हाइड्रो एनर्जी इससे बनेगी, बल्कि लॉस नहीं होगा, बल्कि हमको इसमें बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा, तो ये गलत है। डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि भाई फॉरेस्टेशन माने वनीकरण है, डिफॉरेस्टेशन माने अवनीकरण है, तो अवनीकरण होगा, ये भी गलत है। वाटर बोर्न डिसीज, जल से बीमारियां उत्पन्न होंगी, नहीं। सो फिलहाल जो है इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। देखो तीन एक जैसे मिल रहे हैं, ये अलग मिल रहा है, तो ऐसे में फ्लड इन प्लेन, अगर जल प्रबंधन हम करते हैं तो मैदान में बाढ़ से रोका जा सकता है। भाई क्या है, मैदान में क्या होगा, बाढ़ से रोका जा सकता है, क्या इसको रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बिल्कुल जो है इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पा रहे होंगे और चीजें आपको अच्छे से क्लियर दिख रही हैं, अच्छे से समझ में आ रही हैं बच्चे। अगला है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस बाय, अच्छा हाँ, ये अगर कहा जाए ना कि चूक का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे। अगर हम बात करते हैं चूक का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, आप इसको राज्य हड़प नीति जैसे सिद्धांतों से भी प्रमाणित कह सकते हैं, या इसको आप बता सकते हैं। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, चूक का सिद्धांत में ये आता है। आइए देखें तो कौन ये दिया था, इसमें ये लॉर्ड डलहौजी साहब जो हैं, इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चे, लॉर्ड डलहौजी साहब। आइए समझे डलहौजी साहब का क्या समय काल है। देखिए लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करते हैं, लॉर्ड डलहौजी का समय काल 1848 से लेकर 1856 तक का है, 1848 से लेकर 1856 तक का इनका समय है, ठीक है। और डलहौजी साहब के अगर मैं कहूँ, इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहें, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके बाद में अगर मैं कहूँ, आपने पढ़ा होगा ट्रेन का जो कम्युनिकेशन था वो इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ, माने ये कह दे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का हिस्सा। इसके बाद में जो टेली कम्युनिकेशन का हिस्सा है वो इनके समय में स्टार्ट हुआ। कभी आप लोगों ने सुना होगा बच्चों वुड डिस्पैच विल, ये भी इनके समय में स्टार्ट हुआ है। ओके, फिर अगर कहें यही क्या नाम है, व्यपगत सिद्धांत, या इसे आप लैप्स रूल, अच्छा लैप्स रूल तो बता दिया हूँ, यही सिद्धांत है। कहीं कहीं पर इसको हिंदी में व्यपगत सिद्धांत या हड़प सिद्धांत, हड़प नीति ऐसा भी कहते हैं, या जैसे यहाँ पे शब्द दिया गया है चूक का सिद्धांत। सो इस तरह के सिद्धांत भी अगर आते हैं तो आप किसको लगाएंगे, लॉर्ड डलहौजी साहब को लगाएंगे। डलहौजी जो है इनके के लिए क्या है, आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही है। अच्छा रिपन की बात अगर कभी आती है, मान लीजिए रिपन, तो रिपन के लिए आप सिंपल लॉर्ड रिपन 1881 से 1884 का जो समय है, अगर मैं कहूँ कि नगर निगम की व्यवस्था, या आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी स्थानीय स्वशासन के जनक, तो ऐसा जो है इनको कहा जाता है, इस तरह की चीज़ें इनमें आती हैं। कैनिंग साहब भारत के प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय रहे हैं।
इनका अगर समय काल आप देखोगे बच्चों तो 1858 से लेकर 1862 के लगभग है। लिटिन साहब के समय में वही वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला हिस्सा आपने पढ़ा होगा, प्रेस एक्ट वाला आप सब जानते हैं। सो वो वाला जो है इनके समय में है। 1876 से लेके 1800 लगभग 80 का जो समय है वो इनके आसपास का है। और ये कहें कि लगभग यही आपको जो है प्रमाण मिलता है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल आपको डलहौजी है, डलहौजी जो है बिल्कुल सही है उत्तर मित्रों। अगला प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ गैस एक्सपैंड टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इट्स टेम्परेचर, जब कोई गैस कम दबाव वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान होता है। कम दबाव वाले क्षेत्र में फैलेगी तो तापमान कैसा होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा कुछ। सो भैया इसमें क्या है, तापमान बढ़ता है। जब दबाव कम होगा तापमान, भाई सिंपल सी बात है, P ग्रेटर देन T। प्रेशर अगर कम, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे, तो टेम्परेचर ज़्यादा, और टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम, मतलब आप इंक्रीज पे कहेंगे, सही जो है यही उचित है इसके लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ प्राइमरी कलर डिस्प्ले एंड मॉनिटर। डिस्प्ले और मॉनिटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? बच्चों अगर प्राथमिक रंग की हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे भी ध्यान आ रहा है, GBR या BRG आप कर सकते हो, BRG, ये ही आपके कहे जाते हैं प्राइमरी कलर, ये कहे जाते हैं प्राइमरी कलर। सो इसमें आपको जो मिलेगा ब्लू रेड ग्रीन, ब्लू रेड ग्रीन, एक मिनट, ब्लू रेड ग्रीन, ब्लू देखें क्या है इसका, रेड ब्लू ग्रीन, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ब्लू रेड ग्रीन ना करके BRG है, हाँ ऐसे ब्लैक रेड ग्रीन ये हिस्सा मिलेगा ये, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, इस तरह का आपने क्रम देखा होगा बच्चों, ऐसे करके। सो एक में आपको रखना है ब्लैक, एक में रेड, एक में ग्रीन, ऐसे। सो ये माफ करिएगा, ये ब्लैक होगा बच्चे, ब्लैक, ये होगा रेड, और ये हिस्सा हो जाएगा ग्रीन, और यहाँ इन सब का जो है ये कॉमन मिला होगा, ऐसे ये हिस्सा, ये ऐसे, ये तीनों का जो है सेंट्रलाइज है इस तरह से। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी वाला, बिल्कुल। क्या सही आंसर था बच्चे? सी वाला, इसको तो बिल्कुल सही था। तो BRG करके आप याद रखना फिलहाल, तो क्लियर रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इनवैलिड फॉर द हीट रेडिएशन इज दैट इट्स ट्रेवल। ऊष्मा विकिरण के लिए अमान्य विशेषता यह है कि यह यात्रा करता है in straight light in all direction with a speed of a light heating the medium through which the passes। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आइए देखें, विद द स्पीड ऑफ लाइट, क्या देख रहे हैं कि ऊष्मा विकिरण के लिए अमान्य विशेषता यह है कि वह यात्रा करता है कैसे, स्पीड लाइट के साथ में। भाई होता यह है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, सन, और हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये हिस्सा हो गया हमारा अर्थ का या पृथ्वी का। तो जब सूर्य से पृथ्वी को रे आती है या सनलाइट आती है, सनलाइट आती है, सनलाइट आती है, तो क्या हमें दिखता है बच्चों? हमें दिखता है कि वो जिस गति से आती है विद द स्पीड ऑफ लाइट ही उसे कहा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट, जो रेडिएशन आता है ना ऊष्मा विकिरण के लिए, जो अमान्य विशेषता वो क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट ही है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू, बीज प्रसुप्तीकरण के कारण है, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनेसिस, IAA या जिब्रेलिक।
देखिए अगर हम बात करते हैं बीट सब मतलब ये पादप हार्मोन्स लिखे हैं बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा पादप हार्मोन्स। अगर हम पादप हार्मोन्स की बात करें तो आप लोगों ने बचपन में या हाई स्कूल में पढ़ा होगा जैसे जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, इसके बाद में जैसे पढ़ा होगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, जैसे IAA, IAA 2,4D हार्मोन। ये अब ये सभी जो है ना ये प्लांट हार्मोन कहे जाते हैं। ये क्या है? प्लांट हार्मोन्स हैं। लेकिन इसमें जो है एक ये जो दिख रहा है एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन का हिस्सा नहीं है और ये तीनों हैं। सो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ में जा रहे हैं उन सब का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है? कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ विच डिसीज इज नॉट अ प्रोटोजोआ। किस रोग का कारक प्रोटोजोआ नहीं है? स्लीपिंग सिकनेस, काला जार, मलेरिया, डिप्थीरिया। देखिए बच्चे, अच्छा इसमें ये कह रहा है, समझिए पहले हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था, मुझे याद है बायोलॉजी में बच्चों, पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है किसी बीमारी का वाहक। अब जो बीमारियों के वाहक होते हैं वो मेन क्या है बच्चे? 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। अब किस तरह के 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं? देखिए, बीमारी के वाहक 4 कैटेगरी में इस तरह से बटे होते हैं। जैसे एक हिस्सा हो जाता है जो बैक्टीरिया की बीमारियां होती हैं, माने बैक्टीरियल डिसीज। एक हिस्सा हो जाता है जिससे हम लोग वायरसेस की बीमारी मतलब विषाणु बीमारी होती है। एक हिस्सा हो जाता है फंजाई, फंजाई बीमारी। एक हिस्सा हो जाता है प्रोटोजोआ की बीमारी, प्रोटोजोआ। तो अब इसमें बीमारी फैलाने के जो वाहक हैं वो 4 कैटेगरी में होते हैं इस तरीके से। अब देखो, जैसे बैक्टीरिया में जैसे आपका टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब जो है हमारी बैक्टीरियल डिसीज हो गई है। ठीक है, सो जैसे डिप्थीरिया है, अब ये डिप्थीरिया आपको दिख रहा है, डिप्थीरिया ये बैक्टीरियल हो गई। ये क्या हो गई? बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। जैसे वायरस की बात करें, जैसे इन्फ्लुएंजा है, HIV है, हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस B है, ठीक है, चिकन पॉक्स है, जैसे रूबेला वायरस है, ये सब। जैसे फंजाई की बात करें, जैसे आप देखते हो दाद है, खाज है, खुजली है, गजकर्ण है, ये सब फंजाई में होते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें, जैसे मलेरिया है, काला जार है, स्लीपिंग सिकनेस है, तो ये सब प्रोटोजोआ में होते हैं। ठीक है, जैसे लेशमेनेसिस, अब ये है, तो ये आपको 1 2 3, अब ये तीनों जो हैं किसके हैं? प्रोटोजोआ के हैं। लेकिन डिप्थीरिया जो है ये क्या है? ये नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए इसमें? डिप्थीरिया ही होना चाहिए आंसर, वो नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? देखिए इसका डिप्थीरिया है। तो बच्चे, जो भी बच्चे हमारे डिप्थीरिया कह रहे हैं या जिन्होंने डिप्थीरिया लगाया है, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इंडियन मानसून सीजन ऑकर फ्रॉम। भारत में मानसून का जो मौसम है से होता है। भारत में मानसून का मौसम, तो देखो बच्चे, अगर हम भारत में मानसून की बात कहें तो वो कब से आता है? आप देखते हैं कि इस तरह से भारत है, मान लो ऐसे। अब मानसून इस तरह से आता है, क्लाउड। तो मानसून जो भारत में आता है वो आता है जून टू सितंबर,
सो पहला आंसर जो है वो बच्चे सही होना चाहिए आपका, फर्स्ट वाला आंसर जो है वो सही होना चाहिए। मानसून ऐसे आता है, ठीक है। पहला जो है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे विद्यार्थी फर्स्ट के साथ में जा रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। Which of the following IPL team bought Mitchell Starc, the most of the expensive player IPL history, 24.75 करोड़ रुपीस? निम्नलिखित में से किस आईपीएल टीम के आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टॉक को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? सो किस टीम ने खरीदा है इसको? कोलकाता नाइट राइडर माने केकेआर, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, सनराइज हैदराबाद। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है केकेआर। क्या है, केकेआर ने लिया है। आप कमेंट करके बताइए केकेआर के कैप्टन कौन थे या अभी कौन हैं, इस बार देखेंगे। वैसे अभी तो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन घोषित किया गया है उसमें। आप लोग इतना अपडेट जान रहे होंगे, बाकी ये क्रिकेट तो शौक है, सभी को आइडिया होता है इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट प्लेयर नॉमिनेटेड द मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड 2023? निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है? शुभमन गिल, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे मोहम्मद शामी है। अभी मोहम्मद शामी जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के एक अच्छे बॉलर हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के क्या हैं, एक अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। इन्हें जो है नामित किया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न पुरस्कार के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द साइलेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार, 2021 में लड़कियों के सबसे अधिक बाल विवाह किस राज्य में मिले हैं? द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेसेंट ग्लोबल हेल्थ एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो बाल विवाह की व्यवस्था को देखता है, और सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह हुए हैं उसका आंकड़ा कहाँ से मिला है, यूपी, उत्तर प्रदेश। ये हमारे लिए एक अनुचित बात है, एक दुखित बात है। जब तक बच्चे मेजर ना हो तब तक उनका विवाह करना उचित नहीं है। लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21 वर्ष, और अभी नए आंकड़ों के अनुसार ये 21 और 24 होने वाला है। विच इज द फर्स्ट इंडियन एयरलाइंस बिकेम कैरी 100 मिलियन पैसेंजर इन अ ईयर? एक वर्ष में 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट या एयर इंडिया? सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, सो सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाला है इंडिगो है। क्या है, इंडिगो। याद रखिएगा, अभी इंडिगो एक ऐसी एविएशन फ्लाइट सर्विस है, एविएशन फ्लाइट सर्विस है जो एक साल में 1 मिलियन पैसेंजर को कैरी करने वाली जो है ये बन गई है, लेने वाली। क्या है, इंडिगो। आप सभी उम्मीद है इस तरीके के प्लेन के हिस्से को देखे होंगे, इंडिगो। ओके, सो करेक्ट क्या है, इंडिगो है बच्चे। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है मित्रों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज द रिसेंटली अवॉर्डेड द नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान? हाल ही में भूटान के नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? डैनियल बैरनबूम ने, पूनम क्षेत्रपाल सिंह को, पुष्पा भारती को, अली अबू अवार्ड को। सो क्या करेक्ट आंसर इसका सही आंसर है पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। किसे? पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। पूनम क्षेत्रपाल सिंह को
सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? बी वाला सही है। जो भी हमारे विद्यार्थी बी के साथ जा रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। सो मित्रों, आज का सेशन यही कंप्लीट रहा। मुझे उम्मीद है कि आज आपका सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। सो मित्रों, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपसे।